हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र। आज हम बात करने वाले हैं भारत में जो आर्थिक नियोजन है वो क्या है, किस पर्पस से इसे बनाया गया है। देन इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है भारत में पंचवर्षीय योजना। अब हालांकि अगर आप देखेंगे तो आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है कि पंचवर्षीय योजना है, लेकिन फिर भी जिस चीज़ से पूरे इंडिया का डेवलपमेंट हुआ हो, आज भारत की अर्थव्यवस्था में उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा योगदान उस चीज़ का रहा हो, तो उसे हमें पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जब आप इकोनॉमी में आंसर राइटिंग भी करते हैं तो आपको पंचवर्षीय योजनाओं में जो जो क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो आपको जिक्र करना ज़रूरी है। देन इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट प्रीफैक्चुअल हो जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कार्यक्रम हुए। तो यहाँ पर हम इसको दोनों हिसाब से पढ़ेंगे ताकि जब आप आंसर राइटिंग भी करें तो भी आप पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड कोई भी डेटा बिल्कुल ना चूके। हालांकि हम यहाँ पर इसको इन शॉर्ट तरीके में पढ़ाएंगे ताकि आपका दोनों तरीके से काम यहाँ पर हो सके। चलिए तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको जान लेना चाहिए कि आर्थिक नियोजन होता क्या है। इसे कहें हम इकोनॉमिक प्लानिंग कह सकते हैं कि वो क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ आप ये समझिए कि प्लान किसे कहते हैं। अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि प्लान या नियोजन किसे कहते हैं, तो आप में से अमूमन का आंसर निकलेगा कि सर लक्ष्य हो सकता है। लेकिन लक्ष्य अलग चीज़ होती है, प्लान अलग चीज़ होता है। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आप जो भी अपने संसाधन के साथ चीज़ें तय करते हैं वह क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। लाइक दैट नियोजन क्या होगा, आपका लक्ष्य प्लस उसके साथ में उचित संसाधन भी होने चाहिए, है ना। या मैं और इसे कहूँ कि एक निश्चित समय सीमा में उचित संसाधनों के साथ तय किया गया लक्ष्य क्या कहलाता है, आपका नियोजन कहलाता है। भारत ने भी यही किया है। मैं आपको और एग्जाम्पल दूं, अगर आपने सोचा होगा एमपीपीएससी क्रैक करने का, तो क्या आपके सिर्फ सोचने भर से ही सब कुछ हो गया? सोचा आपने क्या था, ये तो लक्ष्य सोचा है आपने। लेकिन प्लानिंग किसे कहेंगे? तो प्लानिंग ये कि आपने सब कुछ देखा है कि इसमें क्या सिलेबस होता है, कितने टाइम में मैं सब्जेक्ट पूरा कर सकता हूँ। इसके अलावा पढ़ने के लिए मुझे किसकी मदद चाहिए, किस यूट्यूब चैनल से पढ़ूँ, कौन सी बुक्स पढ़ूँ। ये सारी चीज़ जब आप मिलाएंगे तब आपका प्लान तैयार होगा और उसके बाद अपने प्लान पर आप क्या करेंगे, काम करना शुरू करेंगे। तो यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि नियोजन क्या है, आर्थिक नियोजन क्या है, और भारत में फिर आर्थिक नियोजन को लेना क्यों ज़रूरी था, इसके बारे में शुरुआती चर्चा करेंगे। देन उसके बाद मैं आपको फिर अच्छे से और एक एक करके सारी योजनाओं पे हम चलेंगे। तो एक और प्रश्न फिर निकल कर आता है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं क्यों? आर्थिक नियोजन एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन उसके अंतर्गत आती है पंचवर्षीय योजना। ये आर्थिक नियोजन का ही एक भाग होता है। जैसे कि आप डिसाइड करते हैं कि मुझे 5 दिन में कोई सब्जेक्ट पूरा करना, वैसे ही 5 साल में भारत की कोई योजना उन्हें पूरी करनी थी। लेकिन ये लाना क्यों जरूरी था, क्या आवश्यकता थी? कुछ की पॉइंट जो मेंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, प्री के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि भारत से पहले पंचवर्षीय योजना 2 देशों में लागू हो चुकी थी। एक तो था रूस और उसके बाद में चीन में तो बाद में लागू हुई, और इसके अलावा बहुत सारे यूरोपियन कंट्री ने अपनाया। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 1928 में रूस में। स्टालिन महोदय ने इसे लागू किया था। भारत में इसका आने का रीजन था कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू, वे रूस काफी बार गए थे, और दूसरा वे समाजवाद से प्रभावित थे। समाजवादी में अर्थव्यवस्था बता चुका हूं आपको, और समाजवाद मतलब होता है जहां पर अक्सर निम्न वर्ग के भले की बात सोची जाए। रूस में भी यही था, वहां पर पूर्णतः समाजवाद लागू था। नेहरू जी उससे प्रभावित थे। जब नेहरू जी ने देखा कि रशिया में सफल हुई है पंचवर्षीय योजना, उन्होंने कुछ प्लान तय किए, वो सक्सेस हुए, तो उन्होंने भी सोचा कि देश की आज़ादी के बाद ये चीज लागू करना सही रहेगा। तो सबसे पहला इसमें योगदान जाए तो जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट रूप से था। उसके बाद समाजवाद की मैं बात कर चुका हूँ। भारत में काफी ज्यादा वर्ग की स्थिति अनिश्चित थी, तो उसमें स्थिति फिर निकल कर आती है कि सभी वर्गों का समान रूप से भला हो, ये देखा गया था। तीसरी बात ये आती है निकल कर कि उस दौरान लगभग 80% जनसंख्या गरीबी से जूझ रही थी। और ऐसे में जब भारत देश आजाद हुआ है, जहां पर पाकिस्तान अलग भी हुआ है, जिसमें काफी भारत का विकसित क्षेत्र जो पाकिस्तान का था वो जा चुका था पाकिस्तान के साथ में। इसके अलावा भारत में जनसंख्या काफी ज्यादा थी, विकसित अवस्था में थे नहीं, अंग्रेज हमें पूरी तरीके से निचोड़ चुके थे, तो भारत में गरीबी काफी ज्यादा थी। ऐसे में गरीबी कम करने के लिए प्लान थे कि कुछ प्लान तय किए जाएं, उन प्लानों को धीरे धीरे फॉलो किया जाए ताकि भारत में जो गरीबी है वो क्या हो, धीरे धीरे कम हो सके। देन इसके अलावा चौथा पॉइंट वही, जब गरीबी है तो गरीबी और भूखमरी दोनों का बिल्कुल कनेक्शन होता है, और गरीबी है तो भूखमरी,
और भूखमरी इसलिए भी थी क्योंकि भारत उस दौरान खाद्यान्न संकट से काफी जूझ रहा था। भारत में अकाल जैसी समस्या थी सही। उसके बाद में कृषि इतनी कोई हमारे यहाँ पर डेवलप हुई नहीं थी कि हम अच्छा खासा अनाज पैदा कर सकें। तो सरकार का एक मोटो इसमें यह भी था कि कैसे ना कैसे करके एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए। जब आदमी का पेट भरेगा तो उसका दिमाग भी काम करेगा, और दिमाग काम करेगा तो वो अच्छा ग्रो भी कर पाएगा। तो सबसे पहली बात है आदमी को खाना खिलाया जाए। तो भूखमरी के कारण खाद्यान्न और कृषि को लेकर इसमें काम किया गया। उसके बाद निवेश बढ़ाना था। भारत में भी कहीं पर भी निवेश नहीं था। निवेश यानी कि ना तो कोई इंडस्ट्री चल रही थी, एग्रीकल्चर में कोई इतना अच्छा कुछ हो नहीं रहा था। बहुत सारी चीजें थी जहां पर धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट करके, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं, आधारभूत संरचना जिसमें आपकी सड़क आती है, पुल आती है, उसके बाद बिजली आता है, ठीक है, राशन आता है, जल आता है, ये एक आधारभूत संरचना होती। वहां पर निवेश करके उनकी ग्रो करने की बात हुई। उसके बाद में क्षेत्रीय विषमता काफी ज्यादा थी, यानी कि जो अंग्रेजों के संदिग्ध में रहे थे, संपर्क में रहे थे, फॉर एग्जाम्पल राजे रजवाड़े हुए, उनकी स्थिति काफी अच्छी थी। वो आज भी ठाट बाट में थे, लेकिन वे भारत के 20% लोग थे। 80% की स्थिति काफी खराब थी। और उस दौरान जो नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे शुरुआत के 16 साल में, उनकी पूरी इच्छा थी कि 80% को भी 20% जैसा बनाया जाए। इनके जैसा ना सही, लेकिन स्थिति एक समानता के रूप में आ जाए, कोई भी भूखा ना मरे, गरीबी जैसी समस्याएं ना हो। देन उसके बाद में एक लास्ट पॉइंट और ये मानव संसाधन की हम बात करते हैं। मानव संसाधन में मोस्टली दो चीजें आती, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य मानव संसाधन में काफी इंपॉर्टेंट चीज होती हैं। और जब मानव संसाधन की यहाँ पर बात निकल कर आती है तो उस दौरान भारत की शिक्षा काफी बुरी स्थिति में थी। जो पुरुष थे लगभग 15% साक्षर, और महिलाएं सिर्फ 2% साक्षर थे। मृत्यु दर उच्च अवस्था प्राप्त थी। और इसके अलावा जो हमारा, अगर हम जीवन प्रत्याशा की बात करें तो लगभग 35 से 40 साल के बीच में थी। यानी कि स्वास्थ्य और शिक्षा की हालतें भी खराब थी, इसमें भी डेवलपमेंट करना था। तो ये कुछ पॉइंट थे, इन्हीं पॉइंट को लेकर भारत में पंचवर्षीय योजना की आवश्यकता हुई, जिसमें कि कुछ प्लान बनाया जाए और इन प्लान के आधार पर धीरे धीरे इनको क्या किया जाए, अचीव किया जाए। और भारत जैसे देश के लिए काफी ज्यादा आवश्यकता थी, जहां पर भारत अभी अभी जो गुलामी की बेड़ी से छूटा हो, जिसके पास खाने को कुछ भी ना हो व्यवस्थित तरीके से। तो अब हम शुरुआत करते हैं पंचवर्षीय योजना पर। लेकिन मैं पहली पंचवर्षीय योजना पर जाने से पूर्व हमें यह भी देखना होगा कि क्या आजादी के पूर्व भारत में कुछ प्रयास किए गए थे। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 1947 से इसकी शुरुआत हुई, तो ऐसा नहीं। भारत में इससे पहले भी टाइम टाइम पर बातें उठती रही है कि भारत को कुछ प्लान करना चाहिए, क्योंकि भारत अब आजाद होने वाला है, तो इसके इकोनॉमी के लिए उसे कुछ करना चाहिए। तो ये जो डेटा आपके सामने अब मैं लाऊंगा लाइन बाय लाइन, ये प्रीफेक्चुअल ज्यादा रहेगा मेंस के हिसाब से, लेकिन मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और यहाँ से प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो सबसे पहले वर्ष 1934 की हम बात करें तो एक शख्स थे एम विश्वेश्वरैया। इनकी एक पुस्तक थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जिन्होंने इस पुस्तक में बात करी कि देश में आर्थिक नियोजन अपनाया जाए। ये 2018 में प्रश्न आया हुआ है, जिसमें साफ पूछा था कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसकी पुस्तक है। और रही बात एम विश्वेश्वरैया की, तो एम विश्वेश्वरैया, इनका पूरा नाम मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया है, और ये भारत के पहले इंजीनियर भी माने जाते हैं। और भारत में जो 14 सितंबर को विश्व भारतीय अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर डे मनाया जाता है, वो इन्हीं की याद में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एशिया का पहला ऑटोमेटिक गेट ओपन बांध इन्होंने ही बनाया था साउथ में। और वो बांध ऐसा था कि अगर पानी का लेवल बढ़े तो अपने आप उसके गेट खुल जाते। तो जब ऐसे महान लोगों ने शुरुआत करी है तो स्वाभाविक सी बात है भारत में आगे जाकर ये सक्सेस होना ही था। उसके बाद में दूसरी हम बात करें तो दूसरा चरण इसका शुरू होता है 1938 में। 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जो अधिवेशन था ये था हरिपुरा वाला अधिवेशन। लेकिन इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोजन समिति बनाई गई, ठीक है। और इसी में क्या किया गया, एक योजना प्रस्तुत की गई कि भारत को आने वाले समय में क्या डेवलपमेंट करना चाहिए, क्या क्या प्लान्स होने चाहिए, वो इसमें प्रस्तुत किए गए थे, जिसे हम कहते हैं कांग्रेसी योजना भी कहते हैं। तो एक चीज यहाँ पर जो आपको खास याद रखनी है वो ये कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष तो आपके कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन अंदर जो समिति बनी थी उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि उस दौरान जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस काफी अच्छे दोस्त थे,
और उस दौरान ये एक नव युवक के रूप में थे जो देश को काफी ज्यादा आजादी दिलाना चाहते थे। हालांकि बाद में सुभाष चंद्र बोस अलग चले गए और नेहरू अलग चले गए, लेकिन इनका जो मुद्दा था वो काफी हद तक 1928 से देश हित में रहा था। उसके बाद हम बात करें वर्ष 1944 में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस दौरान भारत के 8 प्रमुख व्यापारियों ने एक प्लान तैयार किया था जिसका नाम था प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया, और इसे बॉम्बे प्लान के नाम से भी जाना जाता है, मुंबई प्लान भी इसे हम कह सकते हैं। और इसमें खासकर इसका एक और नाम है टाटा बिरला प्लान। टाटा बिरला प्लान इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये जो पूरा बना था इसमें जो JRD टाटा है, ये जो JRD टाटा है ये इसके अध्यक्ष रहे थे और GD बिरला इसके उपाध्यक्ष रहे थे। इसके अलावा इसमें आरदेशी दलाल, जॉन मथाई जो बाद में भारत के वित्त मंत्री भी बने, ऐसे बड़े बड़े और महान लोग इसमें शामिल थे। तो JRD टाटा इसके अध्यक्ष रहे थे और जो बिरला है वो इसके क्या रहे थे, उपाध्यक्ष, इसलिए इसे टाटा बिरला प्लान भी कहा जाता है। तो इन्होंने भी तय किया था और कहा था कि भारत में लगभग प्रति व्यक्ति आय जो है वो 60 रुपए से 130 रुपए तक हमें बढ़ाना चाहिए। अब आपको लगे ये सालाना है और आपको लगे कि सर 130 रुपए तो काफी कम है, लेकिन ये उस दौरान की बात है जहां पर 1 रुपया भी काफी मायने रखता है। इसके बाद में हम कुछ और बात करें तो कुछ और फैक्ट हैं। 1944 में वही आरदेशी दलाल ने एक आयोजन और विकास उनकी देखरेख में आयोजन और विकास विभाग स्थापित हुआ। आज इनके नाम पर ही बॉम्बे में दलाल स्ट्रीट है, ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर है और ये भी काफी बड़े व्यापारी थे। तो इनको लेकर एक विभाग की स्थापना हुई थी जिसके अध्यक्ष ये रहे थे। उसके बाद में 1944 की बात करें तो श्रीमन नारायण अग्रवाल इनका पूरा नाम था। इन्होंने गांधी योजना प्रस्तुत करी थी। गांधी योजना मतलब गांधी जी की एक पूरी विचारधारा थी कि भारत में जो विकास वो ग्राम का हो और ग्राम के बाद फिर वह देश के विकास की ओर। यानी कि इनकी जो पूरी योजना थी श्रीमन नारायण की गांधी योजना, यह बेस्ड थी आपके लघु, कुटीर और सूक्ष्म उद्योग को लेकर, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को लेकर थी। और एक बात ये भी है कि भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 40 जोड़ा गया है ग्राम पंचायत को लेकर, वह इन्हीं की देन है, इन्हीं के कहने पर जोड़ा गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो 1945 में MN राय ने जन योजना प्रस्तुत की। पूरा नाम इनका मानवेंद्र नाथ राय था और जन योजना से मतलब था कि जैसे कि वर्तमान में जन धन योजना का आपने नाम सुना होगा, वैसे ही जन योजना थी जो वित्तीय समावेशन को लेकर इंपॉर्टेंट थी, यानी कि बैंक जो है वो काफी ज्यादा खुले और लोगों का भला हो सके। उसके बाद अगर हम बात करें तो जयप्रकाश जो नारायण है, जयप्रकाश नारायण लेके आए थे सर्वोदय प्लान। इनका जो सर्वोदय प्लान था उसमें यह था कि सभी का उदय हो, और सर्वोदय प्लान में इनकी एक इच्छा थी ग्रामीण क्षेत्र से चुनाव प्रारंभ हो जो देश के प्रधानमंत्री को चुने, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जनपद क्षेत्र को चुने, जनपद क्षेत्र वाले अन्य MLA को चुने और MLA प्रधानमंत्री को चुने। तो इनका जो एक पूरा मोटिव था वो था ग्रामीण क्षेत्र से देश की अर्थव्यवस्था चले। यहाँ तक ये हमने पढ़ा है 1934 से लगाकर, ठीक है, 1934 से लगाकर 1950 तक जो भी रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट और प्री फैक्चुअल डेटा है। इसके बाद फाइनली भारत में फिर क्या स्थापित हुआ 1950 में, सलाहकारी योजना जो बोर्ड था उसकी सिफारिश पर योजना आयोग स्थापित हुआ फाइनली, और यही योजना आयोग ही बाद में जाकर सारी पंचवर्षीय योजनाओं को संचालित करता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो याद रखना है वो है कि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और इसके उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। इमेज में आप देख सकते होंगे कि ये प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू और ये है गुलजारी लाल नंदा। हालांकि वर्तमान की मैं बात करूं तो वर्तमान में पंचवर्षीय योजना बिल्कुल नहीं चल रही है, 2017 के बाद समाप्त हो चुकी है, और योजना आयोग जो है वह 2015 में समाप्त हो गया था और 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह कौन सा आ गया था, आपका नीति आयोग आ गया था। तो ये भी आपको फैक्ट कुछ याद रखने रहेंगे। अब इसके बाद हम शुरुआत करेंगे फाइनली पंचवर्षीय योजनाओं की। तो मैं डायरेक्ट पंचवर्षीय योजना पे नहीं आ सकता था, आपको उसका बेसिक भी जानना जरूरी है, और हमेशा से वही वाली बात है कि जब आप पेड़ पर चढ़ेंगे तो डायरेक्ट उड़कर नहीं चढ़ सकते, आपको तने से ऊपर जाना पड़ता है। तो बिल्कुल वैसा इफेक्ट हमको यहाँ पर भी देखने को रहेगा। अब हम करते हैं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। देखिए पंचवर्षीय योजना में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, खासकर पंचवर्षीय योजना रहेगी उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट याद रखने और इसी पर आपकी पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले तो चीज उसका वर्ष, दूसरा उसका उद्देश्य क्या था, तीसरा मॉडल और चौथा वृद्धि दर। यानी कि कोई भी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से किस वर्ष तक चली वो आपको याद रखना है। दूसरा उसका उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था, क्योंकि कोई भी पंचवर्षीय योजना बन रही है
प्लान बन रहा है तो उसका एक जरूर एक मोटिव होता है, एक फाइनल मोटिव होता है। हालांकि उसमें छोटे मोटे प्लान बहुत होते हैं, लेकिन एक फाइनल मोटिव जरूर होता है। उसके बाद में तीसरा होता है मॉडल। मॉडल यानी कि होता है फ्रेमवर्क, किस आधार पर वो आधारित होगी। और चौथा है वृद्धि दर, यानी कि उसमें विकास वृद्धि दर क्या रहेगी। मैं आपको थोड़ा सा मॉडल के बारे में ही समझा देता हूँ। देखिए, जैसे कि हम योजना पढ़ेंगे तो उसमें बार बार आएगा कि इस मॉडल पर आधारित थी, इस मॉडल पर आधारित थी। तो मॉडल में जो आपको नाम सुनने को मिलेंगे वो नाम रहेंगे अर्थशास्त्री के। किसके नाम रहेंगे? अर्थशास्त्रियों के नाम रहेंगे। और क्या होता है अर्थव्यवस्था की दुनिया में कि कुछ अर्थशास्त्री होते हैं जिनकी कुछ फिक्स फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि आपने पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुना होगा, या बर्नौली प्रमेय का फिजिक्स में नाम सुना होगा, न्यूटन के नियम सुने। वैसे अर्थशास्त्र में क्या होता है कि कुछ अर्थशास्त्री एक मॉडल देते हैं कि अगर इस मॉडल को अपनाया जाए तो इसके ये लाभ होंगे, ये नुकसान होंगे। तो मतलब एक तरीके से फ्रेमवर्क होता है, और उस मॉडल में कुछ बातें फिक्स होती है कि आपको इसी क्षेत्र में निवेश करना है, इसी क्षेत्र से आपको क्या करना है, पैसा जनरेट करना है। तो कुल मिला के मॉडल एक तरीके से फ्रेमवर्क होता है। जैसा होता है ना कि मकान अगर आप बना रहे तो मकान का पहले क्या होता है, एक नक्शा जरूर बनाते हैं आप कि इस मकान में जो रहेगा वो नक्शा किस आधार पर रहेगा, कैसा नक्शा आप बनाएंगे। वैसे क्या होता है कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में मॉडल रहेगा, और मॉडल में अर्थशास्त्री रहेंगे जो इस बात को कहेंगे कि आपको इस पंचवर्षीय योजना में इस चीज पर खास फोकस करना चाहिए। ओके, चलिए तो अब शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले आएगी हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो इसकी शुरुआत कब से कब तक हुई? 1951 से 1956 तक। पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की है, तो स्वाभाविक सी बात है 51 से वो कब तक चलेगी? 56 तक चलेगी। देन उसके बाद में हम बात करें तो ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी हेराल्ड डोमर। तो वही वाली बात है, हेराल्ड और डोमर दो अलग अलग अर्थशास्त्री थे, और ये निवेश को मायने रखते थे। इनका कहना था कि अगर किसी भी देश की इकोनॉमी का डेवलपमेंट कर रहा है तो निवेश करो। निवेश मतलब उसमें पैसा लगाओ। और इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो पैसा लगाया गया था वो खासकर किस पे लगाया गया था? एग्रीकल्चर पर। मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि उस दौरान भारत की एग्रीकल्चर काफी डिस्प्यूट में था। किसान थे, लेकिन किसान की हालत काफी ज्यादा खराब थी। 80% गरीबी में थे, भूखमरी में थे। तो सबसे पहले वही बात कि हमें खाने को चाहिए। सबसे पहले अगर हमारे पास देश में धान मिल जाएगा, खाने को मिल जाएगा, तो हम वहीं से फिर उनको पढ़ा भी पाएंगे, उनको इंजीनियर डॉक्टर बना पाएंगे, हम बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या चीज करनी थी? एग्रीकल्चर पर फोकस। तो हेराल्ड डोमर मॉडल में यही था कि निवेश करना था, और ये सर्वाधिक निवेश हमने किस पे किया? कृषि पर। उसके बाद में ये योजना बिल्कुल सफल रही, और इसकी जो वृद्धि दर थी वो थी 3.6%। अब आपके मन में ख्याल आ सकता है कि सर ये वृद्धि दर क्या होती है? तो बिल्कुल बेसिक समझिए, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये कुछ की पॉइंट होते हैं जो बच्चे पकड़ नहीं पाते हैं, इस चीज को समझिए। मान लेते हैं कि एक साल भर, वित्तीय वर्ष आपको पता होगा, एक साल भर में भारत देश में कितने रुपए बनते हैं? 100 रुपए। ये जीडीपी आपको बता चुका हूं तो आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं कि साल भर में भारत 100 रुपया बना पाता है, और अगर हम ये कहते हैं कि इस साल भारत की विकास वृद्धि दर कितनी है? 7%, है ना? कितनी? 7% रही। यानी कि दूसरे साल भारत कितने रुपए बना लेगा? 107 रुपए। इसे बोलते हैं 7% की वृद्धि। नॉर्मल सी बात है, यानी कि साल भर 100 रुपया कमाया, और हम कह रहे हैं कि इस साल रहेगी 7%, यानी कि अगले साल हमारा पैसा बढ़कर कितना हो जाएगा? 107 रुपए। अगर मैं कहूं कि अगले साल हमारी विकास वृद्धि दर कितनी रहेगी? 8%। तो आपको क्या करना रहेगा? 107 का आप 8% निकाल लीजिए, जो भी बनेगा वो 107 से तो ज्यादा ही होगा। तो वो क्या रहेगा? अगले साल का पैसा रहेगा। तो यहाँ पर भी यही है कि यह योजना सफल रही, और इसकी जो वृद्धि दर रही वो 3.6%। यानी कि मान लेते हैं कि इन 5 सालों में हमारे पास कितना रुपया बना था? 100 रुपया। तो फाइनली इस 5 साल के एंड तक हमारे पास वो रुपया बन के कितना हो गया? 103.6 रुपया हो गया। तो इतनी हमने क्या कर ली? वृद्धि दर हासिल कर ली। ये एक बेसिक बता रहा हूँ, और ये वृद्धि दर अलग अलग क्षेत्रों को लेकर की जाती। कुछ हमने एग्रीकल्चर में करी होगी, थोड़ी बहुत उद्योग में। मेन फोकस इसमें कृषि पर था, लेकिन थोड़ा कुछ उद्योग पर भी रहा, अलग अलग सेक्टर में रहा था। लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाली ज्यादातर किस पे फोकस रही? एग्रीकल्चर पर रही। अब इसके बाद जो आपको एक बात याद रखनी है वो ये, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, जो प्रीफेक्ट के हिसाब से आपको याद रखना है वो ये कि इस दौरान भारत में 3 बांध बने। 3 बांध, एक तो हीराकुंड वाला बांध बना है, ये आपको याद रखना है। दूसरा गांधी सागर, और तीसरा भाखड़ा नाला। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा, और सबसे जरूरी बात प्रथम पंचवर्षीय योजना की हमने क्या उपलब्धि हासिल करी? तो 3 बांध बनाए।
और बांध बनाने के पीछे का रीजन भी क्या था, तो रीजन यही था कि एग्रीकल्चर के लिए और सिंचाई के लिए बांध बनाए गए। तो ये 3 बांध भी आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना। चलिए बढ़ते हम अगली पंचवर्षीय योजना की तरफ। अगली पंचवर्षीय योजना में वही कब से कब तक रही, तो ये 56 से 61 तक रही। दूसरी ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये मॉडल था पीसी महालनोबिस का मॉडल था, जिनका उद्देश्य था कि अब देश को जो उद्योग है उनको बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था राष्ट्रीय आय के थर्ड पार्ट में कि अगर कोई भी देश ग्रो करना चाहे तो सबसे बड़ी चीज है कि वहां के लोगों को उद्योग में शिफ्ट करना पड़ता है। और चौथी जो यहाँ पर पॉइंट रहेगा वो ये कि यह योजना सफल रही और इसकी विकास वृद्धि दर कितनी रही, 4.1% रही। तो ये 4 पॉइंट रहेंगे। और पीसी महालनोबिस की मैं चर्चा करूं तो पीसी महालनोबिस जो है वो आपके थे भारत के एक शख्स थे, ठीक है। यहाँ पर आपको इमेज दिख रही होगी, इनका पूरा नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इनके नाम से हमें कभी लगता है कि विदेशी है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भारत के ही थे। और 29 जून जो है वो इन्हीं की जन्म तारीख होती है और इसी को ही हम भारतीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, तो वो इन्हीं के कारण मनाते हैं। और इसमें खासकर उद्योगों पे फोकस रहा, तो इस कारण से इस योजना का एक और क्या कहते हैं, यह योजना भौतिकवादी योजना के नाम से भी जानी जाती है। तो ये रहा दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। हाँ, अगर हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या उपलब्धि हासिल करी, जैसे कि हमने पहली में हासिल करी थी, तो वो रहा यहाँ पर हमने खासकर 3 उद्योग लगाए थे। एक तो रहा इसमें आपका भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, दूसरा आपका दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में था, और तीसरा था राउरकेला जो उड़ीसा में था। ये हमने अलग अलग देशों की सहायता से स्थापित किए थे। जो भिलाई वाला था वो हमने रूस की सहायता से स्थापित किया था। उसके बाद में राउरकेला जो है हमने जर्मनी की सहायता से स्थापित किया, और देन इसके अलावा जो दुर्गापुर वाला था वो ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया। तो ये भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम क्वेश्चन कि किस देश की सहायता से लगाया गया और किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया, तो ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगली पंचवर्षीय योजना की तरफ। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक रही और इस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है क्योंकि गाडगिल महोदय ने इसका मॉडल दिया था। और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो इस योजना का मुख्य लक्ष्य था अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना। यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना में हमने एग्रीकल्चर फोकस किया, दूसरी में हमने किस पे फोकस किया, इंडस्ट्री फोकस किया, और हम अच्छा खासा ग्रो भी कर रहे थे। तो अब ये हुआ कि अब सबको थोड़ा साथ में लेकर चलना है, ना तो एग्रीकल्चर को ज्यादा तवज्जो देनी, ना इंडस्ट्री को, इन दोनों को बराबर और भी कुछ सेक्टर उठाए। और ये था कि अब अर्थव्यवस्था को थोड़ा आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भर यानी कि वर्तमान में भी आपने आत्मनिर्भर का नारा सुना होगा। हालांकि उस दौरान हम विदेश से तो कुछ भी नहीं मंगवा रहे थे, लेकिन फिर भी हमारी जो इंडस्ट्री है वो हमने दूसरे देशों की सहायता यहाँ पर ली है। इसके अलावा हरित क्रांति भी जो हुई है इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना में, उसमें भी जो मेक्सिको के महोदय थे उनसे हमने सहायता ली। तो अब ये था कि भारत को सेल्फ बनना था, यहाँ पर आत्मनिर्भर बनना था। हालांकि ये योजना फेल हुई। अब फेल क्यों हुई, इसमें फेल होने के जो कारण रहे, हाँ, पहली बात तो हमने डिसाइड कितना किया था, 5-6 मिला 2.4, और बहुत बुरी स्थिति में रहे। इस योजना के फेल होने के कारण कुछ जो है वो फिक्स ये थे कि सबसे पहली बात तो 1962 में हमारा युद्ध हुआ चाइना के साथ। उसके बाद में 1965 में हमारा युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ में। और एक और स्थिति जो रही सही कसर जो पूरी कर दी वो कर दी 1966 के अकाल में। यानी कि इस मतलब ये पूरी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना रही, इस पंचवर्षीय योजना में सबसे बड़ी दिक्कत ये रही हमारे साथ में कि हमारे साथ में 3 चीजें हो गई, 1962, देन उसके बाद 65 और 66। और आपको पता है कि जब भी युद्ध होता है इकोनॉमी हमेशा पीछे जाती है, क्योंकि वहां पर युद्ध हारना और जीतना मायने नहीं रखता है। वहां पर मायने रखता है कि युद्ध में बहुत सारा पैसा लगता है, और जो पैसा देश की अर्थव्यवस्था के विकास में खर्च होना था वो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, बहुत सारे जनधन की हानि होती है। और रही सही कसर, फिर 1966 में क्या हुआ, अकाल पड़ा तो खाद्यान्न का संकट भी पैदा हुआ और बहुत बुरी स्थिति से हम गुजरे। हालांकि 1966 में फिर इसी को लेकर हरित क्रांति शुरू करी, जो बाद के दशकों में काफी ज्यादा सफल रही। तो ये रहा हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब स्थिति हमारी थोड़ी सी खराब हो गई और हमें क्या लेना पड़ा, योजना अवकाश। यानी कि अब हम इस स्थिति में नहीं थे, इतना पैसा हमारे पास में नहीं था कि हम और भी योजनाएं कंटिन्यू कर सकें। तो योजना अवकाश रहा, और इस योजना अवकाश में जो आपको खास बात ध्यान रखनी है, यह रहा कब से कब तक, तो 1966 से 69 तक रहा।
3 वर्ष का योजना अवकाश रहा। उसके बाद में अब किया क्या हमने, ये भी तो मन में आ सकता है कि इन योजना अवकाश के दौरान हमने क्या किया। तो इस योजना अवकाश के दौरान कोई भी योजना स्पेशल 5 वर्ष की नहीं बनाई गई, और क्या किया, हर साल एक छोटी छोटी योजनाएं बनाई गई और एक एक साल में उनको पूरा करने का प्लान बनाया गया। और वापिस हम लौट गए एग्रीकल्चर और संबंध क्षेत्र के साथ उद्योग, क्योंकि हमारा उद्योग भी तबाह होने शुरू हो गए थे, पैसा इतना बचा नहीं। एग्रीकल्चर की हालत तो 1966 के अकाल से खराब हो ही गई थी। और इसके पीछे के क्या कारण थे, तो भारत पाक युद्ध, वही 1962 और 66 का अकाल। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है प्री में बहुत सी बार कि क्या कारण थे योजना के असफल होने के, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की तरफ। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की वही बात, सबसे पहले ईयर 1969 से 74, और इसके मुख्य जो उद्देश्य थे वो उद्देश्य था आपका, पहला तो स्थिरता के साथ विकास और दूसरा आत्मनिर्भरता। यानी कि जो हमने थर्ड में डिसाइड किया था वही हम फोर्थ पे लाने वाले हैं। अब हमें क्या करना है, स्थिरता लानी। पहले हम क्या चाहते थे, गतिमान। तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपको बताया कि हमें गतिमान अर्थव्यवस्था चाहिए। अभी इस दौरान इंदिरा जी आ चुकी थी, और स्थिरता यानी कि जो इकोनॉमी है वह थोड़ी स्थिर हो। उसके बाद में हम क्या चाहते थे कि हमारी आत्मनिर्भरता भी बने। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज आपको याद रखनी वो ये कि इसी दौरान 1971 में चुनाव होने वाले थे, और एक चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार पूछा भी गया है। तो गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में आया था, और अब जाकर एग्रीकल्चर उद्योग को छोड़कर अब धीरे धीरे गरीब या बेरोजगार है उनकी तरफ फोकस किया जाने लगा। और यह योजना असफल रही, और इस योजना में 5.7 के बदले 3.3% ही हमें प्राप्त हुआ। अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा ऐसा क्यों, तो इसके पीछे कारण था 1971 का युद्ध। आपको पता है कि 1971 में हम पाकिस्तान से युद्ध किया, और बांग्लादेश को हमने क्या किया, आज़ाद किया, नया राष्ट्र बनाया। अब इसमें भी बहुत सारा पैसा लगा, क्योंकि 1970-69 से बहुत सारे बांग्लादेशी भारत में आ चुके थे, उनका खाना पीना हमने किया। उसके बाद जब बांग्लादेश अलग हुआ तो उसको हमने बहुत सारी राशि दी। इस दौरान भारत में महंगाई चरम अवस्था पे जा चुकी थी, लोगों की हालतें खराब हो चुकी थी और बहुत बुरी स्थिति में थे। और यकीनन इस दौरान इंदिरा गांधी के खिलाफ आक्रोश भी शुरू हो चुका था। हालांकि इंदिरा गांधी ने 1974 के परमाणु पोखरण वाला परीक्षण करके उसमें एक तरीके से उन्होंने वापिस से प्रशंसा हासिल कर ली थी। खैर, यहाँ पर अब हम बढ़ते हैं। आइए आप इमेज भी देखेंगे तो आपको पता है कि 1971 में इन्होंने अच्छा खासा प्रचार भी किया था इसको लेकर। उसके बाद हम आते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना को लेकर। तो ये रही 1974 से 79 तक, और इसमें जो क्या क्या प्राथमिकता दी गई, तो सबसे पहली तो ईयर 1974 से 1979 तक। अब इसमें वही कृषि को प्राथमिकता, उद्योग, तो लगभग अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उद्देश्य कुछ खास रहेंगे नहीं। और सातवीं आठवीं पंचवर्षीय योजना के बाद तो हमारी पंचवर्षीय योजना हम इजीली पढ़ पाएंगे, उद्देश्य सेम होने लग जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर पंचवर्षीय योजना सफल रही। 4.4% के मुकाबले 4.8% हमने क्या करी, विकास दर हासिल करी। उसके बाद में इसका पूरा ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था, डीपी धर के द्वारा। लेकिन यहाँ पर अब एक थोड़ा सा एक तरीके से हम माने थोड़ा ट्विस्ट आएगा। ये योजना जो ये 1978 में क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब आप ऊपर पढ़ेंगे कि सर यहाँ तो लिखा है आपने कि 1974 से 79 तक है, लेकिन फिर नीचे तो लिखा 78 में समाप्त हो गई, तो क्या ये सिर्फ 4 साल की थी? चलिए आपका थोड़ा भ्रम दूर कर लेते हैं। बस इतना याद रखना कि हाँ, ये 1974 से 79 तक ही थी। इस दौरान जो क्या हुआ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे ही 1978 में मोरारजी देसाई नवनिर्वाचित हो चुके थे, इनकी सरकार जैसे सत्ता में आई 1978 में इन्होंने खत्म किया और शुरू किया वार्षिक प्लान, या जिसे रोलिंग प्लान या अनवरत प्लान भी कहते हैं। अब ये अनवरत प्लान क्या है, देखिए आप भी अगर अपना कोई गोल सेट करते हैं अपने जीवन में, तो क्या उस गोल को एकदम से हासिल कर लेते हैं? या जैसे कि आप इकोनॉमी पढ़ने की भी सोच रहे हैं, तो क्या आप एक ही दिन में सारी इकोनॉमी पढ़ लेते हैं? नहीं, आप डिसाइड करते हैं कि आज मुझे ये वाला वीडियो देखना है, कल वो वीडियो देखना है, या ये बुक पढ़नी है, वो बुक पढ़नी है। मतलब जब किसी बड़े गोल को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे गोल बनाए जाए, क्या किया जाए, छोटे छोटे गोल बनाए जाए, तो उसे कहते हैं रोलिंग प्लान, या मतलब लुढ़कते लुढ़कते चलना, या वार्षिक प्लान। तो जो मोरारजी देसाई की जो सरकार है उसने ही किया, पंचवर्षीय योजना खत्म कर दी। 5 वर्ष का प्लान तो बनाया, लेकिन उसमें जो अब
वृद्धि दर है या जो भी विकास दर है वो एक एक साल की डिसाइड करी इन्होंने। एक बात हमेशा याद रखना आप लोग, राजनीति में जब भी कोई नई सरकार आती है तो हमेशा पुरानी सरकार के प्लान बंद करती है, उन्हें समाप्त कर देती है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, जो आपका दिमाग में डाउट हो कि सर यहाँ पर क्या हुआ होगा, मैं स्क्रीन पे समझा रहा हूँ, इस पर थोड़ा अच्छे से फोकस करिएगा कि पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 हम मान रहे हैं, लेकिन सर 78 में तो मोरारजी देसाई आ गए, तो 4 वर्ष की है कि नहीं है, तो ये 5 की है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई। समझिए इस चीज, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, 1974 से 79 तक पंचवर्षीय योजना लेके आएंगे। लेकिन एक दिक्कत क्या हुई, इनकी सरकार गिर गई। ठीक है, सरकार गिर गई, या ये मान के चलिए कि जो 1977 में पूरा 75-77 तक इन्होंने जो पूरे कांड किए थे देश में, यानी कि जो आपातकाल लगाया उसके कारण देश में इनके खिलाफ पूरा एक आक्रोश का माहौल था, सरकार इनकी गिरा दी गई, उसके बाद वापस चुनाव हुए और स्वाभाविक सी बात थी इनकी जो प्रशंसा थी वो तो धूमिल हो चुकी। तो अब गठबंधन की सरकार बनी जिसमें छोटी मोटी बहुत सारी पार्टियां थी, और वहां पर फिर एंट्री ले चुके थे मोरारजी देसाई। आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई ताशकंद, उसके बाद सबसे प्रबल दावेदार मोरारजी देसाई ही माने जा रहे थे कि ये अगले प्रधानमंत्री बनेंगे कांग्रेस से। लेकिन कांग्रेस में जो बहुत सारे नेता थे, कामराज जैसे अध्यक्ष, उन्होंने सोचा कि अगर हम इनको बनाएंगे, मोरारजी देसाई थोड़े उग्र स्वभाव के थे और इनको लगा कि अगर इनको हमने बना दिया है तो एक तरीके से देश में अशांति भी काफी फैलेगी, तो इन्होंने इंदिरा गांधी को बनाया। और इंदिरा गांधी को उस दौरान कहा जाता था गूंगी गुड़िया, कि हम ऐसी गुड़िया को बना रहे हैं, छोटी सी लड़की को बना रहे हैं जिसमें काम तो आगे वह रहेगी लेकिन हमारी बातें मानेगी। हालांकि बाद में गूंगी गुड़िया ने अपने जो रंग दिखाया वो अलग बात थी। चलिए वापिस से लौटता हूँ, और मोरारजी देसाई जब आए तो उनकी सरकार आने वाली थी, 1978 में आ चुके, तो उन्होंने क्या किया कि 1978 से 83 तक पंचवर्षीय योजना का प्लान बनाया जो एक एक साल में कंप्लीट करना था। इन्होंने 5 साल का बकायदा ख्वाब देखा, लेकिन इनके साथ समस्या हो कि इनकी सरकार क्या हुई, गिर गई। कब गिर गई, 1979 में, यानी कि ये एक साल ही रहे और इनकी सरकार क्या हो गई, गिर गई। हालांकि इसके बाद जो है चौधरी चरण सिंह भी बने, लेकिन इनका जो प्लान था 78 से 83 तक का क्या हुआ, सफल नहीं हो सका। फिर से इंदिरा गांधी की इंटरव्यू हुई और इंदिरा गांधी ने क्या किया, नई पंचवर्षीय योजना छठी शुरू करेंगे जो 1980 से फिर चलेगी 85 तक। अब यहाँ पर बीच का जो पूरा झोलमोल हुआ, यहाँ पर इंदिरा गांधी ने क्या किया कि अपनी जो योजना थी 1974 से 79 तक, उसको तो नाम दे दिया 5वीं। बीच में 1979 से 80 तक का जो एक टाइम पीरियड रहा, इसको कह दिया कि ये अवकाश है। क्या कह दिया कि योजना अवकाश रहा, और फिर 80 से 85 इन्होंने क्या कर दी, नई योजना शुरू कर दी। चलिए आशा करता हूँ यहाँ तक आपको ये जो पूरा गड़बड़ झाला है वो समझ में आएगा। तो पंचवर्षीय योजना में कोई कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। 5वीं का जो टाइम है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, वो 1974 से 1979 ही रहेगा, और छठी का कब से कब तक रहेगा, 80 से 85 तक। 79 से 80 जो 80 तक का है उसको इंदिरा गांधी ने क्या करवा दिया, योजना अवकाश घोषित करवा दिया। छठी पंचवर्षीय की योजना की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें सबसे मेन मोटो रहा गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता। अब आप चीजें देखेंगे तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पीछे छूटते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर फोकस होने लगा है। जैसे इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो अब गरीबी उन्मूलन पर ज्यादा बातें होने लगी। उसके बाद तकनीकी आत्मनिर्भरता, यानी कि 1980 से 85 के दशक में ही भारत में कंप्यूटर आना शुरू हुए, और मारुति कार का आपने नाम जरूर सुना होगा। उसने भारत में अपनी पहली कार 1980 के दशक में ही बनाई थी। हालांकि भारत में इनका प्लांट जो लगाया था वो इनके बेटे संजय गांधी ने ही लगाया था, और इसमें यह था कि भारत में ही धीरे धीरे कारों का उत्पादन किया जाए। उसके बाद में इस योजना में जो रहा वो था कि फैमिली प्लानिंग जो है वो शुरू कर दी गई, यानी कि अब भारत में परिवार नियोजन को अपनाया जाने लगा। क्योंकि उस दौरान हुआ यह था कि 1978 के दशक से चीन ने अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी, यानी एक परिवार में एक बच्चा, उन्होंने शुरू कर दिया था। हालांकि भारत में ऐसा दमन तो कर नहीं सकते थे, लोकतंत्र था, फिर भी यहाँ पर फैमिली प्लानिंग शुरू हुई, लोगों में जागरूकता बढ़ाई गई और छोटा परिवार या 4 सदस्य की बातें शुरू हुई। इसके बाद नाबार्ड भी शुरुआत की गई, लेकिन यहाँ पर जो पंचवर्षीय योजना रही वो काफी अच्छी खासी सफल हुई। 5.2 इसमें डिसाइड किया गया, 5.7 यहाँ पर मिला। अब देखिए आगे जो पंचवर्षीय योजना है उनके उद्देश्य इतने कुछ खास रहेंगे नहीं, और चीजें घूमने फिरने लग जाएगी 8वीं पंचवर्षीय योजना से।
तो पहले मैं सातवीं की बात कर लेता हूँ। सातवीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1985 से 90 तक रहा। यहाँ पर इस योजना में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और रोजगार के पर्याप्त अवसर। अब देखेंगे आप उद्देश्य वही घूमने फिरने लगे, इसलिए एग्जाम में भी जो उद्देश्य है वह पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी से ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर वही उद्देश्य बार बार की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, रोजगार के अवसर लाना, वही घूम फिर के आएगा। उसके बाद तीसरी की बात करें तो इसमें निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में प्राथमिकता दी जाने लगी, यानी कि 1991 से भारत में एलपीजी आने वाला है। अब जब एलपीजी आएगा तो एलपीजी प्राइवेट सेक्टर को इजाजत देता है, लेकिन एक होली होली से शुरुआत इसकी 90 के दशक में होने लग गई थी और ये काफी ज्यादा अच्छी खासी सफल रही। इसमें 5 डिसाइड किया और मिला कितना? 6% मिला। लेकिन अब भारत के साथ में यहाँ पर एक गंभीर समस्या हो चुकी थी और गंभीर समस्या ये हुई कि 1990 की तक भारत का जो फॉरेक्स है ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो काफी खत्म हो चुका था। यानी कि उस दौरान हम जो चीज आयात कर रहे थे उसमें 2 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, एक तो था सोना और दूसरा था कच्चा तेल। भारत में ऐसी स्थिति हो गई थी कि हमारे पास इतना भी विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि डॉलर नहीं था कि हम 15 दिन, ठीक है, मतलब 15 दिन के लिए भी आगे 15 दिन के बाद हम तेल नहीं मंगवा सकते थे। तो उस दौरान बहुत प्रेशर हुआ, सब कुछ चीजें हुई। अब ये क्या हुआ था, एलपीजी क्या है, इसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करूंगा। इसके लिए मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा जिसमें हम डिटेल से चर्चा करेंगे, इतिहास, एलपीजी को अपनाने का, फायदे नुकसान सब कुछ। ओके, तो यहाँ पर हम इन शॉर्ट देख लेते हैं वार्षिक योजनाएं कौन कौन सी रही। तो यहाँ पर 90 से 91 और 91 से 92, इस दौरान क्या हो रहा था कि इकोनॉमी की स्थिति खराब थी और यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता थी। यानी कि 1989 में जो है राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में इस दौरान चंद्रशेखर राव वो भी प्रधानमंत्री बने, फिर सुब्रमण्यम भी बने, फिर 91 में आपके नरसिंह राव आए। मतलब इस दौरान लगभग 4 प्रधानमंत्री बदल चुके थे, तो किसी का एक तो प्लान फिक्स होगा नहीं, तो इस दौरान इसको स्किप कर दिया गया। अब इसके बाद मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, अब जो योजना आने वाली 8 से 12 तक, इनके उद्देश्य में कोई ज्यादा दम है नहीं, उद्देश्य इनके फिक्स हैं और इसके अलावा यहाँ पर इनकी परसेंटेज दर लगभग अच्छी खासी रहेगी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? 92 से 97 तक रही ये योजना। उसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पर अब जो फोकस है वो किस पे होने लग जाएगा? मानव संसाधन विकास, जैसे रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, इनको अब तवज्जो दी जाने लग जाएगी एग्रीकल्चर और उद्योग के मुकाबले। उसके बाद में इस वाली पंचवर्षीय योजना में एलपीजी मॉडल आया था, यानी कि 1991 में तो आ चुका था, लेकिन जिस पंचवर्षीय योजना में अप्लाई किया गया वो था 8वीं। ये भी बहुत सी बार पूछा जाता है कि एलपीजी किस पंचवर्षीय योजना में आया, तो 8वीं में आया था। तो एलपीजी के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। और इसके बाद में ये योजना सफल रही और इसमें 5.6 है, ठीक है, 5.6 के मुकाबले कितनी हासिल रही हमें यहाँ पर? लगभग 6.8% हासिल रही। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना भी अच्छा ग्रो किया। उसके बाद हम बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना की। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है वह कब से कब तक रही? 97 से 2002 तक। दूसरा यहाँ पर जो उद्देश्य है वो है न्याय और समानता के साथ विकास। देखिए ये थोड़ा सा अलग सुनने को मिलेगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, न्याय और समानता के साथ विकास से मतलब ये कि भारत में इतनी योजनाएं चल तो रही थी, ठीक है, देश की इकोनॉमी भी ग्रो कर रही थी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी कि जो पैसा जिस वर्ग को मिलना चाहिए था सबसे नीचे, वो नहीं मिल रहा था। एक बात जो है राजीव गांधी ने अपने एक भाषण में कही थी कि भारत सरकार ऊपर से 1 रुपया भेजती है, लेकिन वह गरीब की थाली में जाते जाते मात्र 1 पैसा बन जाता है। मतलब ये कि बीच में जो 99 पैसा है वो किसके भेंट चढ़ जाता है? भ्रष्टाचार के, या कोई और लाभ उठा जाता है। तो अब विकास में फोकस किया जाने लगा कि जो विकास हो वो किसका हो? सबका हो, न्याय मिले सबको, समानता के साथ में विकास हो। और 9वीं पंचवर्षीय योजना को जो आपकी योजनाएं चल रही थी, इनको लेकर एक भी बात कही जाती है कि सरकारी योजनाएं बर्फ की तरफ होती है जो धीरे धीरे पिघलती जाती है। उसके बाद में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसे भारत की आज़ादी के 50वें वर्ष लॉन्च किया गया था। यानी कि अगर हम बात करें तो 1947 और 47 के बाद में 97 लॉन्च हुई, यानी कि 50 वर्ष हम कंप्लीट कर चुके थे और इसी योजना के साथ हम नए दशक में प्रवेश कर चुके थे। तो ये रही 9वीं पंचवर्षीय योजना को लेकर। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो विकास दर हमने 60 डिसाइड करी, लेकिन 5.6 ही हमें मिल पाई यहाँ पर। तो इसका कारण था 1998 का, जो 1998 का युद्ध हुआ था वो वाला। तो आप हमेशा देखेंगे कि किसी पंचवर्षीय योजना में अगर हम पीछे जा रहे हैं
तो उसके पीछे वहाँ के तत्कालिक कारण भी। बात करते हैं हम 10वीं पंचवर्षीय योजना की, तो इसकी अवधि 2002 से 7 तक रही। और यहाँ पर जो पूरा एक प्रोटोकॉल फिक्स किया गया वो था कि आने वाले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। हालांकि ये तो सफल हुआ नहीं, आज भी नहीं हुआ। इसके बाद में यहाँ पर इसका उद्देश्य रहा कि 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% कम करना था। ठीक है, ये चीजें आपको याद हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा को समझाना है। तो गरीबी अनुपात है 15% कम करना है, तो कम से कम अगर अभी 80 गरीब है तो 80 का 15% निकाल लीजिए ना। तो 15% अगर एक मेस के हिसाब से निकाले तो यहाँ पर कुल मिला के लगभग 12 जो लोग हैं, यानी कि कुल मिला के 80 में से आप 12 घटा लीजिए, जो भी आपका यहाँ पर निकलेगा डेटा उसको, यानी कि 68% हमें गरीबी लाना है 80 में से। ओके, चलिए उसके बाद में यहाँ पर जो विकास दर हमने डिसाइड किया था, वो विकास यहाँ पर जो हमने विकास दर डिसाइड करी वो डिसाइड कितनी करी थी हमने, 8.0%, लेकिन 7.2 ही हुई, क्योंकि 8% की विकास दर काफी ज्यादा होती है। इसमें तो कोई फिक्स कारण नहीं रहे थे। ऐसा माना जाता है कि दौरान दुनिया मंदी भी आई थी, हालांकि भारत पे ऐसा कुछ प्रभाव पड़ा नहीं, लेकिन 8% विकास दर बहुत ज्यादा होती है। लेकिन फिर भी 7.2% की जो हमने हासिल करी वो पिछली सभी पंचवर्षीय योजनाओं में टॉप पर रही थी, तो असफल तो इसे हम नहीं कह सकते। उसके बाद में आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड है 2007 से 2012 तक। और यह योजना जो तैयार करी थी सी रंगराजन ने करी थी, जो कभी आरबीआई के गवर्नर भी रहे और वित्त आयोग रहे, उसके अध्यक्ष भी रहे थे। उसके बाद में यहाँ पर मुख्य थीम थी तेज और समावेशी विकास। समावेशी विकास में इतनी सी आप बात याद रखिए, हालांकि बहुत ब्रॉड लेक्चर है, कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन समावेशी विकास में क्या याद रखना कि सबका विकास कुल मिला, यानी कि अगर आज कोई भी योजना चले तो उसका नीचे तबके तक सबको लाभ मिलना चाहिए। या अगर हम विकास को एक नदी मान लें और इस विकास की नदी में पानी बह रहा है जहां पर सबका विकास हो रहा है, तो कम से कम यहाँ पर हर एक आदमी इस नदी से गुजरना चाहिए, भारत का हर एक गरीब व्यक्ति, ताकि उसका क्या हो सके, विकास हो सके। तो कुल मिला के ऐसी योजनाएं बननी चाहिए जो हर वर्ग तक पहुंच सके, जो किसी जाति विशेष भी हो, चाहे गरीब हो, कुपोषण हो, सब वर्गों को लेकर। उसके बाद में हम बात करते हैं तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमने डिसाइड करी 8.1, लेकिन 7.9 हासिल करी, जो पिछले के मुकाबले सर्वाधिक रही थी। तो काफी अच्छी स्थिति रही 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2007 से 2012 तक। उसके बाद में हम आखिरी पंचवर्षीय योजना में बढ़ते हैं। तो पंचवर्षीय योजना का टाइम था 2012 से 17 तक, और यहाँ पर 2014 में नई बीजेपी की सरकार आ चुकी थी, तो 2014 से 17 तक इस पंचवर्षीय योजना में इतना कोई इंटरेस्ट लिया नहीं गया था। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी नई सरकारें बनती है वह पिछली सरकार का कोई एहसान बिल्कुल नहीं लेना चाहती। और पंचवर्षीय योजना एक तरीके से स्थिति काफी अच्छी रही भी नहीं थी, तो अब धीरे धीरे 17 के बाद तो समाप्त ही कर दिया गया। और यहाँ पर कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ये भी सी रंगराजन ने तैयार करी थी, और इसका था समावेशी विकास, और थोड़ा सा इसको तेज और सतत। तो यही बात है कि थोड़ा सा स्पीडली वाला हमने विकास यहाँ पर चूज किया था। समावेशी विकास क्या है, इस पे मैं आपसे अलग लेक्चर में चर्चा करूंगा, एलपीजी और एक और आपका समावेशी विकास को लेकर। और इसमें हमने डिसाइड किया 8%, लेकिन यहाँ पर स्थिति हो गई खराब, क्योंकि 6.8% ही हासिल कर पाए थे, क्योंकि कुछ जो स्थितियां है वो भारत में आ चुकी थी इस दौरान। और अभी की अगर हम बात करें तो भारत की इकोनॉमी है जो काफी बुरी स्थिति में चल रही है। लगभग हम हाईएस्ट जो हासिल करी थी वो 8% हम 11वीं में हासिल कर पाए। उसके बाद भारत की जो इकोनॉमी है वह धीरे धीरे नीचे ही जाती जा रही है, कोई अच्छा ग्रो हम नहीं कर पाए। और वर्तमान 2020 की स्थिति में जो महामारी फैली है उससे स्थिति काफी ज्यादा भयानक। चलिए साथियों, तो आशा करता हूं मैं यहाँ तक आपको पंचवर्षीय योजना अच्छे समझ में आ गई होगी। पंचवर्षीय योजना में जितना मैंने पढ़ा है इसके आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये रटने वाला पोर्शन ज्यादा था, इससे पिछले वाले क्लासों में मैंने आपको समझा है, ये थोड़ा सा रटने वाला पोर्शन है, तो इसमें आपको थोड़ा अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़े रटना पड़ेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्री फैक्टर से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए साथियों, तो क्लास यहीं समाप्त होती है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।